नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS रमन ऑफिशियल में। साथी जिस वीडियो के लिए लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट देखने को मिलता था, फाइनली साथी जो है वह वीडियो आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मेरिट कैसे बनेगा और साथ में ही मेधा सूची किस प्रकार से चेक करे और आकलन करे, इससे संबंधित आज का वीडियो है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक साथी और मैं आपको बता दूँ कि काउंसलिंग के समय जाने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको जान लेना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस फैक्टर को अगर आप ध्यान में रखते हैं, संज्ञान में लेते हैं, तो जिस समय आप काउंसलिंग जाएंगे आपकी आसानी से आपकी काउंसलिंग संपूर्ण हो जाएगी और साथ में ही आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साथ ही यह वीडियो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिए। और साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7वीं चरण प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति। यहाँ पे आज हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो के तहत 1 to 5 शिक्षक के रूप में बात करेंगे और 6 to 8 शिक्षक के रूप में बात करेंगे। मुख्य रूप से आज का जो है टॉपिक होगा मूल कोटि के बेसिक ग्रेड शिक्षक का मेधांक किस प्रकार से जो है बनेगा और साथ में ही जो है 6 to 8 अर्थात स्नातक ग्रेड शिक्षक का मेधांक किस प्रकार से बनेगा और साथ में मेधा सूची किस प्रकार से चेक करे और काउंसलिंग के जाने से पहले आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग मूल कोटि के शिक्षक को। तो मूल कोटि के शिक्षक को हम लोग बेसिक ग्रेड के शिक्षक भी कहते हैं या 1 to 5 के शिक्षक भी कहते हैं या प्रारंभिक शिक्षक भी कहते हैं। कुल मिलाकर साथ ही आपको बेसिक ग्रेड के शिक्षक 1 to 5 या मूल कोटि के शिक्षक को किस प्रकार से जो है मेधांक बनता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि मूल कोटि के जो शिक्षक का जो मेधांक आपको बनाना होगा या आपको अपना जो है मेधा अंक कितना है आपका वो चेक करना होगा। तो आप 10th में जो आपके परसेंटेज होंगे उस परसेंटेज को आप जोड़ लेंगे, अर्थात आपको 10th के 12th के और प्रशिक्षण के तीनों के परसेंटेज को जोड़ करके आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आसानी से आपका मेधांक निकल जाएगा। यानी साथ ही बेसिक ग्रेड के शिक्षक का अगर मेधांक निकालना है तो 10th के जो प्राप्तांक हैं वो, 12th के जो प्राप्तांक हैं वो और प्रशिक्षण के जो प्राप्तांक हैं वो प्राप्तांक के अनुसार उनका परसेंटेज आप पहले निकाल लीजिए और परसेंटेज तीनों परसेंटेज को जोड़ लीजिए आप और 3 से डिवाइड कीजिए, आपको आसानी से आपका मेधांक निकल जाएगा। उदाहरण भी साथ ही यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तहत भी आपको जो है यहाँ पे प्रयास करेंगे बताने का। तो कुल मिलाकर साथ ही अगर 10th में किसी शिक्षक अभ्यर्थी का 60% मेधांक है, अर्थात 60% उनका जो है प्राप्तांक के अंक है, उसके बाद 12th में उनका 68% है और साथ में उनके प्रशिक्षण में 70% है। कुल मिलाकर साथ ही 60 10th का हो गया, 68 12th का हो गया और 70 प्रशिक्षण का हो गया। प्रशिक्षण मतलब बीएड का हो या डीएलएड का हो, ये तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो 198 आता है। अब 198 में जो है 3 से डिवाइड करना है, चूँकि 3 सारे अलग अलग जो है यहाँ पर आकलन हम लोग करेंगे कि 10th और 12th और प्रशिक्षण के 3 गो फैक्टर को जोड़े हैं, इसलिए यहाँ पे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। आपका मेधा अंक यहाँ पे 66% आ गया है। इसी प्रकार से आपके 10th में जो भी आपके प्रतिशत मार्क होंगे वो जोड़ लीजिए, 12th का जोड़ लीजिए और प्रशिक्षण अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का जोड़िए या डीएलएड किया है तो डीएलएड का जोड़िए। तीनों को जोड़ करके 3 से आप डिवाइड करेंगे, आपका मेधा अंक निकल जाएगा। तो साथ ही यह जो है बेसिक ग्रेड शिक्षक का था। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षक का मेधांक किस प्रकार से निकाले। तो स्नातक ग्रेड शिक्षक का मेधांक अर्थात 1 to 8 कह लें, 6 to 8 कह लें। यहाँ पे 1 to 8 मतलब यह साथी होता है कि आपको इसमें 1 to 5 का भी आ जाता है और 6 to 8 का भी आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्नातक ग्रेड शिक्षक का जब आपको निकालना है तो यहाँ पर 6 to 8 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर जो है 1 to 8 रिटेन में हो गया है, इसके लिए आप लोग को जो है कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे 6 to 8 होना चाहिए, यहाँ पे 1 to 8 लिखा गया है। तो 6 to 8 शिक्षक का जो आपको स्नातक ग्रेड शिक्षक का जो आपको निकालना है मेधांक, तो ऐसे में आपको ग्रेजुएशन के अंक को जोड़ने होंगे, साथ में आपको प्रशिक्षण के अंक को जोड़ने होंगे। कुल मिलाकर साथ ही जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ग्रेजुएशन में आपके जो भी मेधा यानी जो भी आपके प्राप्तांक आए हैं वो, साथ में आपको प्रशिक्षण में जो भी प्राप्तांक आए हैं वो, प्रशिक्षण के तहत आपका बीएड होगा या डीएलएड होगा, दोनों को आप जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपका मेधांक निकल जाएगा। यानी साथ ही हम उदाहरण भी यहाँ पर दे चुके हैं कि 65% मान चलिए किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन में प्राप्तांक है और साथ में प्रशिक्षण में उनका 69% है। जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो 134 आता है। अब 134 में साथ ही 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको 67% उनका मेधा अंक
निकल जाता है। यानी इस प्रकार से साथी जो है 1 to 5 शिक्षक का और साथ में जो है 6 to 8, यहाँ पे 6 to 8 है स्नातक ग्रेड का, तो 1 to 5 और 6 to 8 जो है शिक्षकों का आप मेधांक आसानी से निकाल सकते हैं। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि मेधा सूची जब प्रकाशित की जाएगी तो मेधा सूची प्रकाशित करने के बाद जो है आप अपना मेधा सूची में नाम किस प्रकार से चेक करें। तो साथ ही जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी उसके बाद आपका मेधा सूची प्राप्तांक के आधार पर जो है आपका मेधा सूची तैयार होगा। उस मेधा सूची में जिस भी नियोजन इकाई में आप आवेदन किए होंगे वहां जाकर के आप अपने जो है मेधा सूची में किस पोजीशन पर आपका नाम है वह चेक करें। तो आप अपना नाम चेक करेंगे, उसके बाद आपको वहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, वहां पर चेक आपको क्या करना है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि ओबीसी के तहत इस नियोजन इकाई में मेरा पोजीशन नंबर क्या है। यानी आपको यह देखने हैं कि ओबीसी से मैं भी हूं और हमसे ऊपर कौन कौन से ओबीसी से कैटेगरी यानी ओबीसी कैटेगरी वाले जो साथी हैं जिनका कितना कितना ज़्यादा जो है मार्क्स हैं, इस अकॉर्डिंग टू आपको वहां पर जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी साथी बता दीजिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वहां पर 16 नंबर पे मेरा मान चलिए नाम है। अगर आपका नाम है 16 नंबर पर इसका और ओबीसी कैटेगरी के, यानी इससे मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि 16 पोजीशन पे अगर आप ओबीसी में आप हैं तो इससे मतलब 15 और ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जो ओबीसी से होंगे, जो आपसे ऊपर वाले, आपसे ज़्यादा मार्क वाले होंगे। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यही है कि 15 वाले ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आपसे अगर अधिक मार्क वाले हैं, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता सिर्फ यही है कि जिस भी नियोजन इकाई में आप आवेदन करना यानी किए हैं और जहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है तो उसमें ओबीसी की सीट कितनी है। तो ओबीसी की सीट अगर जो साथी वहाँ पर अगर 20 के आसपास हो या कह सकते हैं 30 के आसपास हो, अगर आपको लगता है कि 15 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो आपसे ज़्यादा मार्क वाले भी हैं लेकिन जो है वह अन्य नियोजन इकाई में जाने वाले हैं या आपको लगता है कि अन्य जिले वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए आसानी से जा सकते हैं। इसी प्रकार से साथी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अपने कैटेगरी के शिक्षक अभ्यर्थी जो ऊपर में हैं उनकी संख्या को आपको देखना है और आपकी अपनी पोजीशन नंबर आप कितने पे हैं उसको आपको आकलन करना है और आपको उसी नियोजन इकाई में काउंसलिंग करवाने के लिए जाना है जहाँ पर जो है आपका पोजीशन बिल्कुल सही हो और जहाँ पे रिक्तियों की संख्या भी अच्छी खासी हो, जहाँ पर आपको आकलन करने की आवश्यकता है कि कितने सारे पोजीशन पर आपका नंबर आता है। इस हिसाब से आप जो है अगर आकलन कर लेते हैं और जिस भी नियोजन इकाई में आप जाएंगे आपको आसानी से वहाँ काउंसलिंग भी हो जाएगी। चूँकि छठे चरण में भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को इस प्रकार की परेशानियाँ थी और शिक्षक अभ्यर्थी ने इस जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन लोगों ने संज्ञान में लिया, ध्यान में लिया और इस तरीके से काम किया। आज जो है वो विद्यालय में योगदान भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कम से कम मेधांक वाले भी शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज विद्यालय में योगदान भी दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनके मेधांक अधिक भी थे लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ उन लोगों ने नहीं अपनाया। इसके कारण जो है आज वो लोग जो है 7th फेज के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साथी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है इन सब महत्वपूर्ण बिंदु पर। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेधा सूची पब्लिश होने के बाद आप अपना स्थान देखकर ही काउंसलिंग करवाने जाएं और साथ में जहां आपके होने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, अर्थात आपको अपने पोजीशन देखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, एससी से या एसटी से आते हैं, तो आपके अपने कैटेगरी के साथियों का वहां पर देखना है और रिक्ति भी देखने की कितनी संख्या में आपके वहां पर रिक्ति की है। तो इस हिसाब से अगर आप आकलन करते हैं और काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो फाइनली आपका 100% आपके चांसेस होने का, इसलिए घबराने की बात नहीं। इसके बाद भी किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको है मुझे आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।